जिठानी के दो ससुराल। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां पर खटपट ना होती हो। कहीं सास की ससुर से लड़ाई हो रही है तो कहीं बहू की सास से। किसी घर में बहू को ननद से प्रॉब्लम है तो कहीं पति पत्नी में अनबन है। पर इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये था संस्कृति निवास। जैसा नाम वैसा ही काम। संस्कृति निवास में सास और बहुएं माँ बेटियों की तरह रहती थीं और देवरानी जेठानी बहनों की तरह। घर में कोई ननद भी नहीं थी तो ननद भाभी के बीच क्लेश होता भी कैसे। और पति पत्नी के बीच के प्यार का तो क्या बताऊं। रात को जब करण ऑफिस से घर आता है, प्रिया प्रिया, मेरी महारानी कहाँ है? मम्मी दिख नहीं रही। वो बेचारी कहाँ होगी बेटा, रसोई में है। सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तब भी वो किचन में थी, दोपहर में जब मैंने कॉल किया तब भी किचन में थी और अभी भी वो किचन में ही है। ये लड़की बिना। करण प्रिया के पास किचन में जाता है जहां वो देखता है कि उसकी बीवी माथे पर आटा लगाए स्टोव के पास खड़ी रोटियां बेल रही है। जाइए मैडम जी, ज़रा चेहरा साफ कर लीजिए और आराम से एसी में बैठिए, तब तक मैं रोटियां बना देता हूँ। ओफो, अभी तो आप ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे ना। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं बना रही हूँ ना खाना। अब पूरा घर एक ही काम में थोड़ी ना लग जाएगा। दिन भर तो यही करती रहती हो तुम, पसीने से भीगी रहती हो। मेरी ड्यूटी तो फिर भी 8 घंटे की रहती है, पर यहाँ तुम्हारी ड्यूटी 15 से 16 घंटे की हो जाती है। इसीलिए कहता हूँ तुम जाओ, खाना मैं देख लूँगा। तो ये है घर की छोटी बहू और बेटा जिनके बीच इतना प्यार है। करण खाना बनाकर टेबल पर लगाता है। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं पर सीमा खड़ी रहती है। तू भी बैठ जा बहू, कितनी देर इंतज़ार करेगी सुमित का? तो जानती है ना आजकल उसके आने जाने का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक बार घर आ जाए ना पापा जी, फिर साथ में खा लेंगे। अरे 8 बज गए, वो अभी तक आया नहीं। कॉल किया था क्या सुमित ने? नहीं मम्मी जी, मेरी तो कोई बात नहीं हुई इनसे। कितनी बार इस लड़के को बोला है मैंने कि अगर तुझे आने में देरी हो तो बता दिया कर। माँ का दिल है, कितना घबरा जाती हूँ मैं। पर नहीं, ये तो अंबानी का बिजनेस संभालता है ना। 4 बजे से मैं उसे फ़ोन लगा रही हूँ पर उसने उठाया नहीं। फिर मुझे लगा शायद तेरी उससे बात हो गई होगी, इसलिए मैंने टेंशन छोड़ दिया। मुझे तो अभी पता चल रहा है कि उसने तुझे भी नहीं बताया। ला बहू, कमरे से मेरा फ़ोन लेकर आ, मैं उसके दोस्त को फ़ोन लगाती हूँ। और संस्कृति सुमित के एक दोस्त को कॉल लगाती है। अरे बेटा पवन, सुमित ऑफिस से निकला नहीं क्या? ऑफिस से तो आज सुमित 6 बजे ही निकल गया था आंटी जी। क्या अब तक घर नहीं आया? अरे नहीं बेटा, अभी तक घर नहीं आया। भगवान जाने कहाँ चला गया, मुझे तो बताया भी नहीं उसने। तू मुझे ज़रा उसके बाकी दोस्तों का नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं एक एक करके सबसे फ़ोन लगा कर पूछ लेती हूँ बेटा। हाँ आंटी जी, घबराइए मत, मैं भी अपने कुछ दोस्तों से पूछता हूँ, हो सकता है उनके साथ वो बाहर घूमने गया हो। संस्कृति एक एक करके सुमित के दोस्तों को कॉल करना शुरू करती है। अरे ब्रो, तेरी मम्मी का कॉल मेरे फ़ोन पर आ रहा है। वो ये मम्मी बिना हद करती है। रहने दे, मत उठा, आधे घंटे में घर पहुँच ही जाऊँगा। अरे भाई, अब मुझे कॉल कर दिया आंटी ने। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? सुमित तुम्हारे साथ है ना बेटा? ये लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा है, परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ आंटी जी, मेरे साथ ही है, बोलिए ना। उससे मत कहना बेटा कि मैंने फ़ोन किया था, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। तुम बस हाँ या ना में जवाब देना। उसने खाना खाया क्या? हाँ। बेटा इतनी रात तक उसके साथ मत घुमा कर। हाँ, उसे समझा बेटा, अब उसकी शादी हो गई है, यहाँ बहू भी भूखी बैठी रहती है उसके चक्कर में। और हमें जो चिंता होती है सो अलग। 2-2 हज़ार रुपये की तो मेरी बीपी की दवाई आ जाती है और ये लड़का मेरा बीपी बढ़ाता रहता है। ये सब कहकर संस्कृति फ़ोन काट देती है। सुमित की माँ की बातें सुनकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। बाप रे भाई अनिल, तू सुमित को कार से उतार यार, इसे लाता ही क्यों है? बड़ा हो जा भाई, घर जा और खाना खा। अब मिल गई होगी मम्मी के कलेजे को शांति, यही तो चाहती थी मम्मी। इस सब के बाद गुस्से में सुमित अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, कितनी बार मना किया है मैंने मम्मी आपको कि जब भी मैं बाहर जाऊं तो फ़ोन मत किया करो। इसी कारण तो मैं अपना फ़ोन बंद कर देता हूँ। पर नहीं, अब तो तुम मेरे दोस्तों को भी फ़ोन करने लगी हो। ऑफिस के पवन को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो कल ऑफिस में सबको पकड़ पकड़ कर इस बारे में बताएगा। भाग गया था क्या मैं? अरे मुझे तेरी चिंता हो रही थी ना बेटा। चल वो सब छोड़, आजा खाना खा ले। तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। ये कहकर सुमित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुमित के उठने के पहले ही संस्कृति उठकर उसके मनपसंद छोले भटूरे बनाकर तैयार कर देती है। सीमा, मैं निकल रहा हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करके जा, लेट हो रहा है मुझे।
ये कहकर सुमित दरवाजे से बाहर निकलता है और संस्कृति उसके पीछे पीछे भागकर बाहर आ जाती है और उसे पुकारते हुए कहती है, सुमित, सुमित कुछ खा ले बेटा, तेरे लिए मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। क्या हुआ भाभी, दरवाजे पर खड़ी होकर आप किसे पुकार रही हैं? अभी तो आपके घर में कोई बच्चा भी नहीं है। सुमित को और किसको, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माओ को तो उनके आगे पीछे घूमना ही पड़ता है। बचपन में इन्हें स्कूल भेजने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती थी और आज इन्हें ऑफिस भेजने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। माओ का तो जीवन ही यही होता है भाभी। अब देखिए ना कैसे ये लड़का काम के चक्कर में बिना खाए चला गया। अगर वक्त पर इसके पेट में खाना ना जाए तो भूख से इसके सर में दर्द हो जाता है। सुबह उठकर उसके लिए छोले भटूरे बनाए मैंने और इसे देखिए बिना खाए चला गया। ऊपर से टिफ़िन भी नहीं लिया इसने। अब फिर रात को सर पकड़ कर घर लौटेगा। परेशान हो गई हूँ मैं, सुनता ही नहीं मेरी। मुझसे बात होगी तो मैं समझाऊंगी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। रात को सुमित के इंतजार में संस्कृति दरवाजे पर खड़ी रहती है और अपने सर का दर्द लिए जैसे ही ऑफिस से सुमित घर लौटता है, दरवाजे पर अपनी माँ को देखकर वो गुस्से से और तिलमिला जाता है। बच्चा नहीं हूं मैं मम्मी, सुबह ऑफिस जाने के समय तुम दरवाजे पर आकर हो हल्ला मचाने लगती हो, घर आऊं तो पहले ही दरवाजे पर लटकी रहती हो। बच्चा नहीं हूं मैं, परेशान कर दिया तुमने मुझे। मैं नहीं चाहता कि इस घर में लड़ाई हो या मैं तुमसे बहस करूं, पर नहीं, तुमसे शांति बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? जवानी है बेटा, इसलिए बोलेगा ये, और चढ़ाओ इसे सर पर। आप भी क्या जवान बेटे से ज़बान दराजी कर रहे हो? बच्चा है, बोल दिया उसने, भूल जाइए। कुछ भी बोलता है ये। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मम्मी, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। तुम्हारे चेहरे से भी घुटन होती है मुझे। करण, कल तुम ऊपर वाला फ्लोर साफ करवा दो और ऊपर की रूम का कचरा नीचे मेरे रूम में ट्रांसफर कर देना। अब से मैं और मेरी पत्नी ऊपर ही रहेंगे। दुनिया भर में बहुएं घर का बंटवारा करती है, पर यहाँ तो बेटा ही बंटवारा कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? तो तुम्हें अकेला छोड़ दूं यहां? इसलिए फेरे लिए थे क्या बने? ये घर से तुम्हारा रिश्ता मेरे कारण है, अपना फर्ज निभाओ। हाँ बेटा, तू सुमित के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चली जा, वरना बात और बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर इसे यही जचता है तो कल ही ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करवा देती हूँ। और अगले ही दिन सुमित अपनी बीवी के साथ घर के ऊपर वाले माले पर शिफ्ट हो जाता है। 2 दिन बाद सुमित आराम से सो रहा था कि जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि सीमा उसके बाजू में नहीं है। और होती भी कैसे, वो तो अपनी देवरानी के साथ रसोई में थी। भाभी आप नीचे क्यों आ गई? अगर भैया की आँख खुल गई और उन्होंने आपको ढूंढा तो? तेरे भैया गहरी नींद में है, उन्हें उठने में अभी आधा घंटा बाकी है। तू फिक्र मत कर, नाश्ते की ड्यूटी मेरी है ना, तो नाश्ता तो बनाऊंगी मैं। तू अकेली जान क्या क्या करेगी? ऐसे भी 2 दिन से तुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। यहाँ सीमा रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसे अपने पति की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागते हुए सुमित के पास जाती है। मैं अपने घर वालों से अलग क्यों हुआ? इसलिए कि तुम नीचे जाकर उनकी सेवा में लगे रहो। मेरे सामने ये सब नहीं होना चाहिए सीमा। मुझे मेरी बीवी मेरे पास चाहिए। वो सारे मसाले नीचे है ना, तो मैंने सोचा आपके लिए पोहा नीचे ही बना दूँ। तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम ऊपर किचन में बनाओगी, नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नाराज़ मत होइए ना, मैं अभी आपके लिए नाश्ता ऊपर ही तैयार कर देती हूँ। सीमा सुमित की बात मानकर ऊपर ही नाश्ता बनाकर उसे परोस देती है और उसका टिफ़िन पैक करके उसे ऑफिस भेज देती है। जैसे ही सुमित ऑफिस के लिए निकलता है, सीमा अपने पहले ससुराल के प्रति अपना फ़र्ज निभाने नीचे आ जाती है। अरे तू नीचे क्यों आ गई बहू? अगर सुमित को पता चल गया तो तुम दोनों के बीच में अनबन हो जाएगी। ऊपर का ससुराल तो मेरा दूसरा ससुराल है मम्मी जी। ब्याह करके तो मैं इसी ससुराल में आई थी ना, और आप सबके प्रति भी तो मेरा कोई फ़र्ज़ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया को क्या हुआ है भाभी। माँ ही तो बच्चों की फिक्र करती है, इसमें गलत क्या है? वही तो प्रिया, यहाँ हमें अपनी माँ की याद आती है कि कैसे वो हमारी चिंता करती थी, और इन बेटों को अपनी माँ का प्यार मिल रहा है तो इन्हें कदर नहीं है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। कुछ दिन में सुमित जी का गुस्सा शांत हो जाएगा, तब तक हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलिए मम्मी जी, मैं आपके घुटनों में तेल लगा देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा कर दूंगी। और दोनों बहुएं मिलकर हमेशा की तरह अपने बटे हुए काम को करना शुरू कर देती हैं। दोपहर का खाना, घर की साफ सफाई, कपड़ा धोना और रात के खाने की तैयारी करने के बाद जैसे ही सीमा कुछ खाने जाती है, उसे सुमित के बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागती हुई ऊपर चली जाती है। बड़ी जोरों की भूख लगी है डार्लिंग, कुछ बनाकर खिला दो। सुबह से काम कर करके इतनी थक गई हूँ और फिर से खाना बनाना पड़ेगा।
थकी हारी सीमा अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाकर खाकर सो जाती है। अपने नीचे वाले ससुराल की साफ सफाई में और बाकी कामों में सीमा इतनी मशगूल थी कि उसने अपने फ्लोर की सफाई नहीं की थी और फ्लोर पर डस्ट होने के कारण पूरी रात सुमित छींकता रहता है। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए सुमित सीमा से कहता है, लगता है सही से साफ सफाई नहीं हो रही है घर की, पूरी रात छींकता रहा मैं। तुम्हें पता है ना सीमा, मुझे धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है, ज़रा सफाई कर देना अच्छे से। ऊपर भी साफ सफाई करना, फिर नीचे साफ सफाई करना, ऊपर अलग खाना बनाना, फिर नीचे अलग खाना बनाना। अपने दोनों ससुराल को संभालते संभालते अब सीमा हाथ खड़े कर देती है और सुमित के ऑफिस जाते ही अपनी सास और देवरानी के साथ मिलकर इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करती है। ये सब कब तक चलेगा मम्मी जी? माँ बेटी की इस कलिश में मैं तो पीस गई, बहुत हुआ, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसी दिन से हो जाता है जिठानी, देवरानी और सास की इस मिली भगत का ये प्लान शुरू। रात को जैसे ही सुमित घर आता है, उसे देखते ही सीमा कहती है, ज़रा 35,000 रुपये तो देना। 35,000? मैडम को शॉपिंग करनी है क्या? दिन भर काम करने के बाद शॉपिंग करने का ना मन बचा है ना ताकत। ये 35,000 हमारे घर खर्च का अमाउंट है। किचन पूरा सेटअप किया है, उसमें राशन डाला है, पैसे तो लगेंगे ना। वैसे ये पूरा खर्चा नहीं है, अभी बिजली का बिल आना बाकी है और अकेले मुझसे ये झाड़ू पोछा, घर का काम, बर्तन, कपड़े सब नहीं होते। मैं भी इंसान हूँ। पहले तो मेरी हेल्प मम्मी जी या प्रिया कर देते थे, अब तो साथ में कोई हेल्पर भी नहीं है, इसलिए एक मेड भी रखनी है। तो कल तुम एक हेल्पर ले आना और हाँ, मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो। दिन भर फ्री बैठे बैठे फ़ोन ही तो चलाती रहती हूँ, सारा नेट ख़त्म हो जाता है मेरा। अच्छा, कर देता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। पहले कुछ खिलाओगी? नहीं प्लीज़, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, मैं खुद भूखी बैठी हूँ। चलो बाहर जाकर खाकर आते हैं। और सीमा इस तरह हर रोज़ सुमित को बाहर खाने पर चलने को कहती। घर पर एक मेड थी, वाईफाई कनेक्शन लग चुका था, खर्च 4 गुना बढ़ चुका था। अब सुमित को डिस्टर्ब करने वाली उसकी माँ भी नहीं थी, पर फिर भी सुमित के मन में शांति नहीं थी। बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही है, सीमा ने आज टिफ़िन भी नहीं दिया, कुछ देर में सर दर्द होने लगेगा। मम्मी कैसे बार बार कॉल करके मुझे खाने के लिए पूछती थी। यहाँ रोज़ बाहर का खा खा कर मेरा पेट अलग ही दुखता रहता है। रात को घर जाऊँ या ना जाऊँ कोई नहीं पूछता, पर मुझे इस बात से फ़र्क क्यों पड़ रहा है? यही तो मैं चाहता था, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। थका हारा सुमित काम से घर लौटता है, जहाँ वो देखता है कि प्रिया संस्कृति से कुछ बातें कर रही है। तो बताइए मम्मी जी, आप अपने किस बेटे को ज़्यादा प्यार करती हैं, बड़े बेटे को या छोटे बेटे को? अगर मैं तेरी दाई आँख फोड़ दूँ तो तुझे ज़्यादा दर्द होगा कि बाई आँख फोड़ूँ तो ज़्यादा? दोनों बराबर है ना? वैसे ही मेरे लिए मेरे दोनों बेटे बराबर हैं। वही तो मम्मी जी, गलत कह दिया आपने। अगर आपके लिए आपके दोनों बेटे बराबर होते तो बड़े बेटे के आगे पीछे आप यूँ दिन भर नहीं घूमती। जब भी इस घर में कुछ भी आया, सबसे पहले आपने सुमित भैया को दिया। मेरे पति तो बस से ऑफिस जाते हैं और आपका बड़ा बेटा बाइक से। हमारे नए प्लॉट की रजिस्ट्री घर के बड़े बेटे के नाम हुई। क्यों? बहुत भेदभाव हुआ है इस घर में मेरे पति के साथ। पर भगवान का भी चक्र देखिए, जिस बेटे के लिए आपने सब कुछ किया वही आज आपको हमारे सहारे छोड़कर ऊपर बैठा हुआ है। अगर हम भी आपको बेसहारा छोड़ दे तो कहाँ जाएंगी आप? पर नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है। अपने छोटे भाई की बीवी को अपनी माँ के साथ इस तरह बदतमीजी करता देख सुमित चिढ़ जाता है और सीधा अपने भाई के पास जाकर कहता है, शर्म कर ले, देख नहीं रहा कैसे तेरी बीवी मम्मी के साथ बहस कर रही है, जाकर रोक तो उसे। अरे मैं क्या रोकूं भैया, जिसने जो किया है वही भोग रहा है। मम्मी ने आपको सर पर चढ़ाया तो मम्मी के साथ तो ये होना ही था। और आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप तो खुद ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं और नीचे हम लोगों में क्या होता है हम देख लेंगे। सुमित सभी से संस्कृति और प्रिया के झगड़े को रोकने को, शांत करने को कहता है, पर कोई भी इस मसले में नहीं आता और बात बहुत बढ़ने लगती है। और फिर जैसे ही प्रिया अपनी सास की तरफ गुस्से में आगे बढ़ती है, भागता हुआ सुमित जाकर अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाता है। संस्कृति देवी का बड़ा बेटा जिंदा है अभी, मेरी रहते मेरे माँ को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जा बेटा, तुझे तो मेरी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती थी ना। ये क्या बोल रही हो मम्मी? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? माना अब तुमसे कद में ऊंचा हो गया हूं, पर मैं तुम्हारा वही बेटा हूं जिसके लिए तुम दरवाजे पर इंतजार करती थी। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो एक थप्पड़ मारकर मेरे होश ठिकाने लगा देती। तुम भी क्या मेरी बात मान गई? मुझसे गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ कर दो। और घर की महिला मंडली की ये मिली भगत ऐसा रंग लाती है कि सुमित के होश ठिकाने आ जाते हैं। सीमा चलो, हम वापस नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
अगर मैं गलती कर रहा था तो तुम मुझे डांट तो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, पर अब जो हुआ उसे भूल जाइए। वैसे मेरे ससुराल के 2 हिस्से होने से मुझे बड़ा घाटा हुआ, और थोड़ा बहुत आपका भी। चलो, जो भी है दे रहा है दुरुस्त है। और उस दिन के बाद से सुमित की अकल ऐसे ठिकाने आती है कि वो अपनी मम्मी से चिढ़ना बंद कर देता है।